फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मध्यकालीन इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, पहले इसका एक छोटा सा प्रस्तावना देख लेते हैं कि यह क्या रहता है। तो देखिए, भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास लेखन का सबसे अधिक विवादित और बहस का विषय रहा। और देखिए, सामान्यतः यह काल दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के शासन से जोड़ा जाता है, परंतु इसके साथ साथ दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी, राजपूत राज्यों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास लेखन केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता है, बल्कि यह उस बात का भी अध्ययन करता है कि इतिहास को किस दृष्टिकोण से लिखा गया है, किन स्रोतों पर आधारित था और किन वैचारिक प्रभावों से प्रभावित था। ओके। तो देखिए, भारतीय मध्यकालीन इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां समय के साथ बदलती गई, जैसे कि औपनिवेशिक आए, राष्ट्रवादी आए, मार्क्सवादी आए, सबाल्टर्न और समकालीन सांस्कृतिक दृष्टिकोणों ने इसे अलग अलग रूप भी दिया था। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रहती हैं। तो इसमें हम पहला देखेंगे औपनिवेशिक इतिहास लेखन। औपनिवेशिक इतिहास लेखन 18वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। इसमें देखिए, अंग्रेज इतिहासकारों का उद्देश्य भारतीय अतीत को इस प्रकार प्रस्तुत करना था जिससे ब्रिटिश शासन को उचित ठहराया जा सके। इसमें देखिए, प्रमुख इतिहासकार आते हैं जेम्स मिल, हेनरी एम इलियट और जॉन डॉवसन। इसकी देखिए प्रमुख विशेषताएं रहती हैं कि भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में। तो देखिए इसमें मुस्लिम शासन को विदेशी और दमनकारी बताया गया, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को प्रमुख विषय बनाना था और भारतीय समाज को पिछड़ा और अंधविश्वासी बताना था, और ब्रिटिश शासन को सुधारक और सभ्यता दाता के रूप में प्रस्तुत करना था। इसकी देखिए आलोचना भी की गई थी क्योंकि यह देखिए दृष्टिकोण पूर्णतः यूरोप केंद्रित था और भारतीय समाज की सांस्कृतिक समन्वय परंपरा को नज़रअंदाज किया गया था, और धार्मिक आधार पर इतिहास का विभाजन आज भी विवाद का कारण रहा। शॉर्ट्स में समझिए कि इसको सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकार ने यह इतिहास लिखा था और इन्होंने इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? देखिए, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इन्होंने देखिए मुस्लिम काल को बुरा और ब्रिटिश काल को सबसे अच्छा बताया था। इनका मकसद था कि अंग्रेजों के शासन को सही साबित करना था। ठीक है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। तो देखिए, औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रतिकार के रूप में राष्ट्रवादी इतिहासकार सामने आए थे। इसमें देखिए प्रमुख इतिहासकार रहते हैं आर.सी. मजूमदार और जदुनाथ सरकार। इसकी विशेषताएं रहती हैं कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता पर बल दिया गया, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध को महत्व देना था और राष्ट्रीय एकता और गौरव को स्थापित करना था। स्रोतों का गंभीर और तुलनात्मक अध्ययन किया गया यहाँ पर, और इनका देखिए योगदान यहाँ पर रहा कि मुगल प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया गया और क्षेत्रीय इतिहास पर कार्य किया गया। इसकी देखिए कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि कभी कभी मुस्लिम शासकों के प्रति कठोर दृष्टिकोण देखा गया और राजनीतिक घटनाओं पर अधिक बल दिया गया। तो शॉर्ट्स में समझिए, ब्रिटिश इतिहासकार के बाद आए थे भारतीय इतिहासकार। ठीक है। इसमें हमने जैसे पढ़ा कि इसमें कौन कौन से इतिहासकार थे। तो देखिए, एक आते हैं आर.सी. मजूमदार और जदुनाथ सरकार। तो इनका देखिए कहना था कि भारत की संस्कृति मजबूत थी और मुस्लिम काल पूरी तरह अंधकार युग नहीं था और भारतीय समाज में निरंतरता थी। इन लोगों ने अंग्रेजों के पक्षपाती विचारों का जवाब दिया था। ठीक है। आगे हम देखते हैं मार्क्सवादी इतिहास लेखन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होता है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन 20वीं शताब्दी में उभरा था। इसने इतिहास को आर्थिक और सामाजिक संरचना के आधार पर समझने का प्रयास किया था। इसमें देखिए प्रमुख इतिहासकार रहते हैं आर्य शर्मा, इरफान हबीब और विपिन चंद्र। ठीक है। यहाँ पे मुख्य विशेषताएं रहती हैं सामंतवाद की अवधारणा का प्रयोग किया गया और भूमि व्यवस्था और कृषक वर्ग का अध्ययन किया गया, उत्पादन संबंधों और वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया गया और आर्थिक संरचना को राजनीतिक संरचना का आधार मानना था।
अब योगदान की बात करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था पर विस्तृत शोध किया गया। यहाँ पर कुछ आलोचनाएं भी देखी गई, जैसे कि यूरोपीय मॉडल को भारतीय संदर्भ में लागू करने पर विवाद किया गया और सांस्कृतिक पक्ष की अपेक्षाकृत उपेक्षा की गई। तो इसको देखिए शॉर्ट्स में समझिए कि जैसे पहले आते हैं ब्रिटिश इतिहासकार, फिर उसके बाद आते हैं भारतीय इतिहासकार, फिर उसके बाद अब आते हैं मार्क्सवादी इतिहासकार। तो इसमें प्रमुख व्यक्तियों का नाम आया था। इन्होंने ध्यान दिया कि जमीन किसके पास थी और किसान की स्थिति क्या थी, अमीर गरीब का अंतर यहाँ पर किया गया था। मतलब इन्होंने राजनीतिक घटनाओं से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक संरचना पर जोर दिया था। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं सबाल्टर्न इतिहास लेखन। तो देखिए, सबाल्टर्न अध्ययन 1980 के दशक में विकसित हुआ था और इसमें प्रमुख इतिहासकार रहते हैं रंजीत गुहा और ज्ञान प्रकाश। इसकी प्रमुख विशेषताएं रहती हैं कि इतिहास को नीचे से लिखने का प्रयास किया, किसान, श्रमिक, महिलाएं और हाशिए के वर्गों पर ध्यान दिया गया, सत्ता केंद्रित इतिहास का विरोध किया गया था। और इसका देखिए महत्व रहता है जन आंदोलनों और लोक संस्कृति को इतिहास में स्थान दिया गया। तो देखिए शॉर्ट्स में समझिए कि सबाल्टर्न इतिहास क्या था। तो देखिए सबाल्टर्न इतिहासकार में मुख्य नाम रहता है रंजीत गुहा का। तो देखिए इन्होंने कहा कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजा का नहीं होना चाहिए, आम जनता, किसान, महिलाएं, इनका भी इतिहास होना चाहिए। इसे देखिए हिस्ट्री फ्रॉम बिलो कहा गया था, मतलब इतिहास को नीचे से लिखा गया था। ठीक है, आगे है सांस्कृतिक एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण। इस प्रवृत्ति में मध्यकाल को सांस्कृतिक समन्वय के काल के रूप में देखा गया। सूफी और भक्ति आंदोलन का अध्ययन किया गया, स्थापत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य का विकास किया गया। गंगा जमुनी तहजीब की अवधारणा यहाँ पर दी गई थी। अब आगे हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास लेखन की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या रहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला रहता है स्रोतों की समस्या। तो यहाँ पर होता है कि अधिकांश स्रोत जो है फारसी भाषा में लिखा गया था और दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था। जनसाधारण की आवाज का अभाव था। दूसरा यहाँ पर देखने को मिला सांप्रदायिक व्याख्या, मतलब कि मध्यकाल को केवल हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना था। थर्ड था सामंतवाद की बहस। भारतीय मध्यकाल में सामंतवाद था या नहीं, यह प्रश्न अभी भी विवादित रहा है। आगे है क्षेत्रीय असंतुलन। तो यहाँ पर होता है कि उत्तर भारत केंद्रित अध्ययन दक्षिण, पूर्वोत्तर और दक्कन की उपेक्षा रही। और अगला रहता है आधुनिक राजनीति का प्रभाव। आधुनिक राजनीति का प्रभाव। तो देखिए समकालीन राजनीतिक बहसों के कारण इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई थी। आगे है भाषा एवं अनुवाद की समस्या भी रही, जैसे कि फारसी, अरबी और संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद में अर्थ का परिवर्तन किया गया था। इसकी समकालीन प्रवृत्तियां भी रहते हैं, जैसे कि जेंडर इतिहास रहता है, पर्यावरणीय इतिहास रहता है और सांस्कृतिक अध्ययन रहता है और बहुविषयी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो देखिए अब इसका एक निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास लेखन समय के साथ विकसित हुआ है और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह से लेकर राष्ट्रवादी गौरव, मार्क्सवादी आर्थिक विश्लेषण और सबाल्टर्न जन केंद्रित दृष्टिकोण तक इसकी प्रवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होती रही। आज आवश्यकता है कि इतिहास लेखन स्रोत आधारित हो और निष्पक्ष और संतुलित भी हो, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दे और राजनीतिक और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।